नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। आइए सुनते हैं डॉक्टर कृष्णकांत जी द्वारा लिखी कहानी फैसला। दोस्तों, यह एक ऐसी कहानी है जिसमें एक वृद्ध दंपति के आपसी समर्पण और विश्वास को देखकर अपने दाम्पत्य जीवन से विमुख हो चुके अविरल को जीवन की सही दिशा मिल जाती है। तो आशा है कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं कहानी। अविरल टैक्सी से उतरकर तेज कदमों से चलता हुआ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में दाखिल हुआ। सुबह के 7:30 बज चुके थे। वह प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी शताब्दी एक्सप्रेस के एसी चेयर कार के अपने डब्बे में घुस गया और अपनी सीट पर बैठ गया। उसकी बीच के रास्ते के साथ वाली सीट थी। उसे कल शाम को ही सूचना मिली कि आज पंजाब सरकार के अधिकारियों के साथ चंडीगढ़ में मीटिंग है, इसलिए उसे सुबह सुबह चंडीगढ़ के लिए रवाना होना पड़ा। शाम को ही उसने आभा को फ़ोन करने का विचार किया। उसके घर में बेकार का बवाल न खड़ा हो जाए, यह सोचकर उसने इस विचार को त्याग दिया। आपका शताब्दी एक्सप्रेस पर, जो दिल्ली से पानीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, चंडीगढ़ होते हुए कालका जा रही है, स्वागत है, उद्घोषणा हुई। उसी समय चाय और बिस्कुट की सेवा शुरू हो गई। चाय पीने के बाद अविरल ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसके सामने आभा का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया। वह आभा के बारे में सोचने लगा, जब उसने आभा को पहली बार देखा था। आभा से उसकी पहली मुलाकात 6 माह पहले अचानक एक पार्टी में हुई थी। उन दिनों उसकी पत्नी सुधा बीमार थी। चूँकि यह उसके बॉस राहुल साहब की लड़की की शादी की पार्टी थी, इसलिए उसे जाना पड़ा था। आभा भी अकेली आई थी। बाद में मालूम हुआ कि उसके पति को पार्टियों से नफरत है। आभा एक कंपनी में निदेशक थी। चूँकि उसकी कंपनी के राहुल साहब की कंपनी के साथ व्यावसायिक संबंध थे, इसलिए उसे भी औपचारिकतावश आना पड़ा था। आप अकेली हैं? अविरल ने आभा के पास जाकर पूछा। अब नहीं हूँ, आप जो आ गए हैं, आभा ने मुस्कुराकर कहा। कुछ ही देर में वे ऐसे घुल मिल गए जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। पार्टी के बाद अविरल उसे घर छोड़ने गया। विदा लेते समय आभा ने धीरे से उसका हाथ दबाकर कहा, शुक्रिया। मैं आशा करती हूँ कि यह हमारी आखिरी मुलाकात नहीं होगी। उस रात अविरल के जहन में आभा छाई रही। मैं आशा करती हूँ कि यह हमारी आखिरी मुलाकात नहीं होगी। उसका यह वाक्य उसके मन में बार बार कौंधता रहा। 1 सप्ताह बाद वह अपने ऑफिस के गलियारे में मिल गई। पूछने पर बताया कि वह किसी मीटिंग में आई थी। दोपहर के खाने का समय हो रहा था। अविरल ने उसे खाने का आमंत्रण दिया तो वह तुरंत तैयार हो गई। अविरल को लगा कि आभा उसकी ओर आकर्षित है। उसकी बातों से आभास हुआ कि पति की अधिक उम्र होने के कारण वह अपने पारिवारिक जीवन से असंतुष्ट है। वे दोनों अक्सर ऑफिस के बाहर मिलने लगे। एक दिन शाम को लोधी गार्डन में बैठे बैठे आभा ने अविरल के कंधे पर सिर रख दिया और आंखें बंद कर ली। अविरल ने उसके अधरों पर अपने अधर रख दिए। वह उससे लिपट गई। तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? मेरा साथ दोगे ना? जरूर, अविरल ने कहा। अब हम पानीपत रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। यह स्थान इतिहास में 3 लड़ाइयों के लिए प्रसिद्ध है। उद्घोषणा हुई। अविरल ने आंखें खोलकर घड़ी में देखा। 9 बज चुके थे, यानी गाड़ी 15 मिनट विलंब से चल रही है। उसने आभा को फ़ोन किया। क्या कर रही हो? अभी अभी ऑफिस आई हूँ। मैं इस समय शताब्दी से चंडीगढ़ जा रहा हूँ। तुम्हारी याद आ रही है। अचानक चंडीगढ़ कैसे? पंजाब सरकार के अधिकारियों के साथ अचानक मीटिंग तय हुई। मैं आज देर रात तक लौटूंगा, इसलिए आज के बजाय कल शाम को मिलते हैं। मैंने कल रात सपने में देखा कि हम शादी के बाद गोवा जा रहे हैं। मैं इस सपने को साकार करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और तुम? आभा ने पूछा। मैं भी, अविरल ने निश्चित भाव से कहा। मैं शाम को 6 बजे बात करूँगी। अभी एक मीटिंग में जाना है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, कहकर आभा ने फ़ोन काट दिया। अविरल ने भी मुस्कुराकर अपना सेल फोन बंद किया। उसे अचानक लगा कि किसी ने धक्का दिया है। उसने मुड़कर देखा
कि एक वृद्ध सज्जन और एक महिला बहुत ही धीरे धीरे चलकर रास्ते के दूसरी ओर वाली 2 सीटों पर बैठ गए। उसे वृद्ध का मुंह टेढ़ा सा लगा। ध्यान से देखा तो पाया कि उन्हें एक ओर का पक्षाघात है। माफ़ कीजिएगा, महिला ने अविरल से कहा। कोई बात नहीं, तुम बेकार के लिए यह सब कर रही हो, कुछ नहीं होने वाला, वृद्ध ने महिला से कहा। मैं आपकी जीवन संगिनी हूँ, मरते दम तक आशा नहीं छोड़ूंगी। सुना है कि साधु बाबा में बड़ी शक्ति है। बाबा बस 2 दिनों के लिए अम्बाला आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर ठीक हो जाएंगे, महिला ने अपने पति के मुंह को आराम से पोंछते हुए कहा। अच्छा, तो ये पति पत्नी हैं, किसी साधु बाबा से पक्षाघात का इलाज कराने जा रहे हैं। इस 21वीं सदी में भी ये लोग इन बातों को मानते हैं, है ना बेवकूफ़, अविरल ने सोचा। इसी समय ट्रेन पानीपत के लिए चल पड़ी। अविरल का सेल फोन बज उठा। अविरल ने फ़ोन उठाया। अक्षय का फ़ोन था, जो उसका सेक्रेटरी था। हेलो सर, मैं अक्षय बोल रहा हूँ। बोलो अक्षय। सर, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, मैं 1 सप्ताह नहीं आऊँगा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, कहते हैं कि कैंसर पूरे शरीर में फैल गया है। अक्षय, तुम्हारे घर में यदि कोई देखभाल करने वाला है तो बेकार में छुट्टियां बर्बाद मत करो। सर, ऐसे में उसका साथ नहीं दूंगा तो कब दूंगा? ठीक है, अविरल ने अक्षय से बहस करने के बजाय कहा और फ़ोन काट दिया। ये लोग कभी व्यावहारिक नहीं होंगे, उसने मन ही मन सोचा। इसी समय जलपान सेवा प्रारंभ हो गई। अविरल ने देखा कि महिला पति को अपने हाथ से खिला रही है। शायद उसके शरीर का दायां भाग पक्षाघात से ग्रस्त था। अविरल का सेल फोन फिर बज उठा। हेलो पापा, मैं निशा बोल रही हूँ। हमारी आज से ही दशहरे की 1 हफ्ते की छुट्टियाँ हैं। स्कूल बच्चों को नैनीताल ले जाने का प्रोग्राम बना रहा है, लेकिन मैं नहीं जा रही। क्यों बेटा, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। नहीं पापा, मैं छुट्टियों में मम्मी के साथ समय बिताना चाहती हूँ। मम्मी आपसे बात करना चाहती हैं। हेलो, मैं सुधा बोल रही हूँ। सुबह आप मुझसे बिना बताए चले गए, मुझसे नाराज़ हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम सो रही थी, तुम्हें जगाना उचित नहीं समझा। मैंने देखा है कि आप कई दिनों से चुपचाप रहते हैं, ठीक से बात भी नहीं करते। यदि कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। सुधा सुबक सुबक कर रोने लगी। अविरल ने फ़ोन काट दिया और आंखें बंद कर ली। उसने निश्चय किया कि तलाक के बाद भी वह सुधा और निशा की पूरी मदद करेगा, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करेगा। आखिर उनका तो कोई दोष नहीं है। अब हम कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं, उद्घोषणा हुई। अविरल ने घड़ी में देखा, 10 बज चुके थे, यानी ट्रेन 30 मिनट विलंब से चल रही है। उसने मन ही मन हिसाब लगाया। उसने बगल में देखा, वृद्ध सज्जन आंखें बंद किए सो रहे थे। उसकी नज़रें महिला से मिली, वह थोड़ा सा मुस्कुरा दी। इनको कब से ऐसा है? 2 साल पहले एकाएक इन्हें पक्षाघात हो गया। कई जगह इलाज कराया, परंतु कुछ नहीं हुआ। सुना है कि अम्बाला में कोई चमत्कारी बाबा आ रहे हैं। आप मानती हैं यह सब? अविरल के मुंह से निकल गया। जब उम्मीद के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब कुछ भी मानने को मन करता है। मैंने हिम्मत नहीं हारी है, अंत तक साथ दूंगी और कोशिश करती रहूंगी। ट्रेन ट्रेन ट्रेन। हेलो, अविरल ने कहा। हेलो यार, मैं कुमार बोल रहा हूँ। कुमार अविरल का साथी था, जो हेड ऑफिस में था। बोलो कुमार, कैसा चल रहा है? यार, तेरे लिए खुशखबरी है, बताता हूँ, पर पहले पार्टी का वादा कर। ज़रूर यार, तेरा प्रमोशन हो गया है, बॉस ने अभी अभी फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं। तेरी पार्टी पक्की, मैं कल ऑफिस आ रहा हूँ, फिर पार्टी का प्रोग्राम बनाते हैं। कुमार ने फ़ोन काट दिया। अविरल के मन में आया कि आभा को फ़ोन करके बताए, परंतु वह तो मीटिंग में व्यस्त होगी। शाम तक इंतज़ार करने की सोची। अब हम अम्बाला रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं।
उद्घोषणा हुई। वृद्ध सज्जन और महिला उठकर धीरे धीरे पीछे जाने लगे। महिला ने एक ओर से अपने पति को संभाला हुआ था। बीच में वृद्ध सज्जन थोड़ा सा लड़खड़ाए, परंतु महिला ने उन्हें जोर से पकड़कर संभाल लिया। वह धीरे से स्टेशन पर उतर गए और ट्रेन चल पड़ी। अविरल ने आंखें बंद कर लीं और सोने की कोशिश करने लगा। अचानक उसे लगा कि उसने वृद्ध सज्जन का स्थान ले लिया है। वह पक्षाघात से ग्रस्त है, गिर रहा है, लड़खड़ा रहा है, परंतु उसके बगल में कोई संभालने वाला नहीं था। आभा कहाँ है? उसने सोचा। आभा तो अपने वर्तमान पति को इसलिए छोड़ना चाहती है क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा है, फिर वह उसके अपंग होने पर उसका साथ क्यों देगी? उसने सोचा। सुधा तो है ना, सुधा को तो वह तलाक दे चुका है, वह यहाँ उसका साथ देने के लिए कैसे हो सकती है? अविरल को पसीना आ गया। उसने आंखें खोल दी। अच्छा हुआ कि यह सपना था। उसने राहत की सांस ली। अब हम चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। यह स्थान रॉक गार्डन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। उद्घोषणा हुई। अविरल अपना बैग लेकर उतर गया। कंपनी के अतिथि गृह में जाकर वह तैयार हुआ और मीटिंग के लिए रवाना हो गया। दिन भर मीटिंग में व्यस्त रहने के बावजूद वह अनमना सा रहा। उसकी आंखों के सामने बार बार एक ही दृश्य आता। महिला अपने पक्षाघातग्रस्त वृद्ध पति को संभाल रही है। मैंने हिम्मत नहीं हारी है, अंत तक साथ दूंगी और कोशिश करती रहूंगी। महिला का स्वर था। सर, मैं ऐसे में साथ नहीं दूंगा तो कब दूंगा? अक्षय का स्वर भी गूंज उठा। क्या आभा उसका कठिनाइयों में साथ देगी? वह सोचता रहा। वह मीटिंग खत्म करके शाम को 5:30 बजे चंडीगढ़ स्टेशन पहुंच गया, जिससे वह शाम को 6 बजे वाली शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली जा सके। यदि कभी आप शाम को चंडीगढ़ स्टेशन जाएं, तो पाएंगे कि पूरा स्टेशन चिड़ियों की आवाज़ से गूंज रहा है। प्लेटफॉर्म की भीतरी छत पर लगी लोहे की जालियों में चिड़ियाँ रैन बसेरा करती हैं। यह इस स्टेशन की विशेषता है। अविरल कुछ देर तक चिड़ियों की आवाज़ सुनता रहा। उसे लगा कि दिन चाहे कहीं भी बीते, शाम को हर पक्षी लौटकर अपने घर आता है। यहाँ ये अपना सुख दुख बांटकर कितने खुश हैं। उसे अपने प्रश्न का उत्तर खुद ब खुद मिल गया। उसने आभा को फ़ोन किया। मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाली थी। मैंने तुम्हें यह कहने के लिए फ़ोन किया है कि मैं अपनी पत्नी और बच्ची को किसी भी हालत में नहीं छोड़ पाऊंगा। तो क्या तुम्हारा प्यार झूठा था? आभा के स्वर में गंभीरता थी। शायद वह एक सपना था जो टूट गया। क्या यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? आभा ने फिर पूछा। हाँ, मैं तुम्हें भी दोस्त होने के नाते सलाह दूंगा कि तुम किसी मृग तृष्णा में मत पड़ो और अपना बना बनाया घर बर्बाद मत करो। मुझे तुम्हारे सलाह की ज़रूरत नहीं है, कहकर आभा ने फ़ोन काट दिया। अविरल ने सुधा को फ़ोन किया। हेलो। सुधा के स्वर में उदासी थी। सुनो सुधा, एक खुशखबरी है। मेरा प्रमोशन होने वाला है। निशा की 1 सप्ताह की छुट्टियां हैं। तुम और निशा कल शताब्दी से चंडीगढ़ आ जाओ। हम हफ्ता भर साथ बिताएंगे, फिर शिमला वगैरह चलेंगे। सच? सुधा के स्वर में आश्चर्य एवं खुशी थी। हाँ, मैं अपने ऑफिस फ़ोन करके छुट्टी ले रहा हूँ। कल मैं तुम्हें स्टेशन पर मिलूँगा। तुमसे एक बात बहुत दिनों से नहीं कही। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अविरल अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा था, ठीक चहचहाती हुई चिड़ियों की तरह। वह थोड़ी देर और चिड़ियों की चहचहाहट सुनता रहा। फिर वह अपना टिकट रद्द कराकर अतिथि गृह के लिए रवाना हो गया। अगले दिन उसे भी अपने परिवार से मिलना था। धन्यवाद। आशा है कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी।